अच्छा, एक सवाल है सर, अगर ग्रेटिट्यूअस बेलर अवेयर ना हो तब भी वो लायबल होगा? ये सवाल शायद आप डिफेक्ट्स के हवाले से पूछ रहे हैं, लेकिन जी ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट में उनके लिए लायबल होगा जिनके लिए वो अवेयर था और उसने बेली को बताया नहीं। लेकिन नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट में वो भले अवेयर हो या ना हो, दोनों सूरतों में वो लायबल हो। और कोई सवाल है किसी को? बेटा या प्रॉपर्टी लायबल होगी तो डेथ के बाद वो लायबल नहीं होंगे। भाई देखिए, अगर उसकी डेथ होगी तो लाजमी सी बात है, या तो पास्ट डेट्स के लिए उसकी प्रॉपर्टी लायबल होगी या फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो लाजमी बात है प्रॉपर्टी भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ही मिलती है, वही फिर इन केसेस को रिजॉल्व करता है। ठीक है। अच्छा, बेलमेंट वर्सेस लाइसेंस पढ़ लेते हैं जरा सा एक बार, वो यकीनन नहीं पढ़ा आप लोगों ने। देखिए जी, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइसेंस इज दैट अंडर विच वन पार्टी इज परमिटेड टू प्लेस हिज गुड्स इन द प्रीमिसेस बिलोंगिंग टू द अदर पार्टी। ठीक है। कह रहे हैं कि लाइसेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये क्या होता है कि एक पार्टी को परमिट किया जाता है कि वो गुड्स को प्लेस कर दे उन प्रेमिसेस के अंदर जो किसी दूसरी पार्टी से बिलोंग कर रही होती है। ठीक है। इट इज टू बी नोटेड दैट इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइसेंस देयर इज नो डिलीवरी ऑफ गुड्स to the licensor. The licensor merely permits the licensee to use the licensor place for keeping the licensed goods. Thus, in a contract of license, the goods are not delivered to the licensor, while in bailment, the goods are delivered to the bailee and the bailee is responsible for their safety. ठीक है। बड़ा आसान सा है कि लाइसेंस में क्या होता है, आप पढ़ लेते तो आपको खुद भी समझ में आ जाता कि लाइसेंस में क्या होता है कि आपको सिर्फ एक जगह का परमिट दिया जाता है कि आप इस जगह को यूज कर सकते हैं, इस पे अपनी गुड्स भी प्लेस कर सकते हैं, कुछ भी चीज आप कर सकते हैं। लेकिन बेलमेंट में क्या होता है, बेलमेंट में दरअकीकत गुड्स की डिलीवरी होती है। ठीक है। तो लाइसेंस एक किस्म का परमिट होता है, लेकिन बेलमेंट एक पूरा प्रोसेस है जिसपे बाकायदा गुड्स की डिलीवरी होती है और उसके लिए बेली लायबल होता है। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल आप कार पार्किंग में जाते हैं, आप अपनी कार पार्क करते हैं, वो भी तो एक तरह का आप लाइसेंस ही लेते हैं, उनसे एक टिकट परचेज करके एक परमिट ले लेते हैं, यहाँ पे आप अपनी कार पार्क कर देते हैं। वो कोई बेलमेंट थोड़ी होती है कि वो आपकी गुड्स की देखभाल भी कर रहे हैं। ठीक है। तो वो भी बेसिकली लाइसेंस ही होता है। आगे चलते हैं हम लोग राइट्स ऑफ बेली की तरफ। एक क्वेश्चन है, पहले देख लेते हैं। सर, क्वेश्चन तो पूछो, सर लिख के चुप हो गए। देखिए जी, राइट्स ऑफ, दोबारा मैं एक बार बता देता हूँ, शायद उनका जो क्वेश्चन था वो लाइसेंस के हवाले से था। लाइसेंस में सेफ्टी एश्योरेंस होती है कि कोई पर्पज नहीं होता? इट डिपेंड्स। इट डिपेंड्स कि आपके लाइसेंस की टर्म्स क्या है। ठीक है। जैसे कि कार पार्किंग में आपने देखा होगा कि वहां पे वो लिख देते हैं कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होती, वो सिर्फ आपको प्लेसमेंट दे देते हैं कि एक जगह दे देते हैं कि आप जो है वहां पे अपनी गाड़ी पार्क कर दें, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती कि वो उसकी देखभाल करेंगे। लेकिन अगर मैं किसी के साथ बेलमेंट करके जाऊंगा तो ड्यूटी टू केयर उसकी बिल्टन जिम्मेदारी है।
ठीक है, लाइसेंस में ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं, लाइसेंस दर हकीकत एक परमिट होता है। ठीक है, कि आपको एक परमिशन मिल जाती है कि हाँ जी आप यहाँ पे गुड्स अपनी पार्क कर सकते हैं, लेकिन जिम्मेदारी कोई भी डिलीवरी ऑफ गुड्स ऐसी कोई भी चीज लाइसेंस में नहीं होती। क्लियर है? बेलमेंट में तो पर्पस होता है और बाकायदा सेफ्टी वगैरह की जिम्मेदारी भी सारी बेली की होती है, ये उसकी ड्यूटी होती है, ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर। अच्छा जी, राइट्स ऑफ बेली पढ़ते हैं। तो देखें, सबसे पहले तो मैंने आपको वही बात जो बताई थी कि जो भी बेलर के राइट्स होंगे वो बेली की ड्यूटी होंगी, जो बेली की ड्यूटी होंगी वो बेलर के राइट्स होंगे। तो पहला राइट तो बेली का यही हो गया कि जो जो बेलर की ड्यूटीज हैं वो तमाम के तमाम इसके राइट है। यही लिखा हुआ है, एनफोर्समेंट ऑफ बेलर ड्यूटीज, द ड्यूटीज ऑफ द बेलर आर द राइट्स ऑफ द बेली, एज सच द बेली कैन बाय सूट enforce the duties of the baler enumerated above. To recapitulate, the bailey has the following rights against the baler based on the baler duties discussed above. देखें भी वो तमाम बातें हैं ये जो कि बेलर के ड्यूटीज थी। राइट टू क्लेम damages for loss arising from the undisclosed fault in the goods billed. अब ये इसका एक राइट है कि जो भी अनडिस्क्लोज फॉल्ट अराइज हो रहे हैं जिससे इसको कोई डैमेज हो गया है वो ये क्लेम करेगा। अब वो हमें पता है कि अगर ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट है तो अवेयर्ड में करेगा, और अगर नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट थी तो अवेयर्ड और नॉन अवेयर्ड दोनों में क्लेम करेगा। दूसरा, राइट टू क्लेम रीइंबर्समेंट ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस हुआ है तो वो भी ये क्लेम बैक करेगा, क्लेम करेगा। इन राइट टू इंडेमनिटी फॉर एनी लॉस सफर्ड बाय हिम बाय रीजन ऑफ द, अगर कोई डिफेक्टिव टाइटल था, फॉर एग्जाम्पल एक गुड्स थी जिसकी ओनरशिप मेरी नहीं थी और मैं अपने पड़ोसी के पास वो बेल करा के चला आता हूँ, बाद में रियल ओनर आके पड़ोसी पे सूट वगैरह फाइल कर देता है, तो ऐसी सूरत हाल में भी मैं जो भी नुकसान होगा मेरे पड़ोसी को मैं उसको इंडेमनिफाई करूंगा, ये मेरी ड्यूटी है और उसका राइट है। तीसरा, राइट टू क्लेम कंपनसेशन फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर द सेफ कस्टडी ऑफ द गुड्स इफ द बेलर हैज रॉन्गफुली रिफ्यूज्ड टू टेक डिलीवरी ऑफ देम आफ्टर देम ऑफ बेलमेंट इज ओवर। ठीक है, कह रहे हैं कि राइट टू क्लेम कंपनसेशन फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर द सेफ कस्टडी ऑफ गुड्स, अगर बेलर गुड्स की डिलीवरी लेने से मना कर रहा है और फिर आप उसकी सेफ कस्टडी के लिए मजीद कुछ इकदाम कर रहे हैं, कोई भी चीज कर रहे हैं, तो वो भी आपका राइट है कि आप तमाम का तमाम अमाउंट बेलर से क्लेम बैक करेंगे। ठीक है, वो भी आपका एक राइट है। नेक्स्ट आ जाए, तो ये तो चारों वही थे जो आपने उसकी ड्यूटीज में पढ़ा था, यहाँ पे इनके राइट हो गए। मजीद राइट्स ऑफ देख लेते हैं हम। देखिए, राइट टू डिलीवर गुड्स टू वन ऑफ सेवरल जॉइंट ओनर्स, जॉइंट बेलर्स, where goods have been bailed by several joint owners, the bailee has a right to deliver them to or according to the directions of one joint owner without the consent of all, in the absence of any agreement to the contrary. कह रहे हैं कि अगर कोई भी गुड्स बेल्ड हुई है जिसमें एक से ज्यादा ऑनर इन्वॉल्व थे, जॉइंट ऑनर थे, फॉर एग्जांपल ए बी सी ने मिलकर गुड्स बेल कराई हुई किसके पास, वाई के पास। अब वाई का ये राइट है कि वो किसी भी एक बेलर के डायरेक्शन पे डिस्पोज कर दें गुड्स को या उस एक बेलर को डिलीवर कर दें विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर जॉइंट बेलर्स। ठीक है, बाकी जॉइंट बेलर के कंसेंट के बिना वो किसी भी एक को दे भी सकते हैं गुड्स और उसकी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर उसको डिस्पोज वगैरह जो भी है उसकी डायरेक्शंस को भी फॉलो कर सकते हैं। इसमें जरूरी नहीं है कि बाकी बेलर्स का भी कंसेंट हो। अच्छा जी, right to deliver goods in good faith to the baler without title. The bailee has a right to deliver the goods in good faith to the baler without title, without incurring any liability towards the true owner. देखें, ये बड़ा एक इसका राइट है कि अगर इसके पास कोई ऐसी गुड्स बेल्ड हुई हुई है जिसका टाइटल जो है, इसने जब भी गुड्स देनी है किसी को वो इस तरह से देनी है कि ट्रू ऑनर के ऊपर कोई भी लायबिलिटी ना आ रही हो इसकी। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसके पास एक गुड्स बेल्ड होती है, एक मोटरसाइकिल बेल्ड हो गई, ठीक है, बेलर इसको देके चला गया, ट्रू ऑनर आके कह रहा है कि भाई ये जो है, देखें इसका तो ये ड्यूटी है कि ये डिलीवरी करे बेलर को जब पर्पस अकम्प्लिश हो जाए, लेकिन यहाँ पे अगर ट्रू ऑनर आके कहता है कि भाई ये गुड्स जो आपने बेल करी है उसकी नहीं है, ये मेरी है, तो इसके पास ये राइट है कि ये डिलीवरी गुड फेथ पे करेगा बेलर को। ठीक है, और ट्रू ऑनर की तरफ कोई भी लायबिलिटी क्रिएट नहीं होने देगा।
ठीक है, ट्रू ऑनर की तरफ ये कोई भी लायबिलिटी जो है वो क्रिएट नहीं होने देगा, ये इसकी राइट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक मोटरसाइकिल थी, वो इसके बाद बेल्ड हुई हुई थी, और वो मोटरसाइकिल जो है ये बेलर के पास जाने लगी, लेकिन ट्रू ऑनर भी आ गया, तो अब इसका ये राइट है कि ये क्या करे, कोर्ट में एक सूट फाइल करे और कहे कि भाई जो भी कोर्ट से ट्रू ऑनर डिसाइड होगा उसको गुड्स बेल्ड की जाए, ताकि ट्रू ऑनर की तरफ इसकी कोई भी लायबिलिटी ना आए। द बेली हैज द राइट टू डिलीवर गुड्स इन गुड फेथ टू द बेलर विदाउट टाइटल विदाउट इनकरिंग एनी लायबिलिटी टुवर्ड्स द ट्रू ऑनर, ताकि इसके ऊपर कोई लायबिलिटी वगैरह ना आए और ट्रू ऑनर की कोई भी लायबिलिटी ना हो इसके ऊपर। देखिए दोबारा बताता हूं, देखिए बेलमेंट का पर्पस क्या है कि उसने गुड्स को वापस करना है। फॉर एग्जाम्पल वो जब गुड्स को वापस कर रहा है तो उसके पास एक ट्रू ऑनर खड़ा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए ने गुड्स बेल कराई मिस्टर बी के पास। अब बेलमेंट के बाद गुड्स जो है बी को ए को वापस करनी थी, लेकिन हुआ क्या कि मिस्टर सी ने आगे क्लेम करा कि ये गुड्स मेरी हैं, तो यहाँ पे इसका ये राइट है कि ये गुड्स को होल्ड कर लेगा और कोर्ट को रिक्वेस्ट करेगा कि आप डिसाइड करें ट्रू ऑनर कौन है, और फिर जो है ये गुड्स डिलीवर्ड करेगा। इस तरह से क्या होगा कि ये गुड्स जो है वो डिलीवर्ड भी होंगी और ट्रू ऑनर की तरफ से कोई भी लायबिलिटी इसके ऊपर नहीं आएगी। ठीक है, कि कोई केस वगैरह सूट वगैरह ऐसी कोई भी चीज इसके ऊपर नहीं होगी। क्योंकि हमेशा देखिए बेली का ये राइट होता है कि इसको गुड फेथ के तौर पे गुड्स बेल्ट वापस करनी है। ऐसा नहीं है कि गुड्स किसी और की थी, जानबूझ के इसके साथ बेल की गई और फिर ये उसको वापस कर रहा है रखवाला बन के, ये चीज नहीं है। इसी को लॉ ने मना करा ना, वरना मैं क्या करूं, किसी की बाइक चोरी करूं, अपने दोस्त के पास रखवा के गायब हो जाऊं, मेरा दोस्त कह देगा जनाब मैं तो बेली हूं, मैं तो जो है उसी को रिटर्न करूंगा। इसीलिए लॉ ने यहाँ पे इसको एक राइट दिया है कि अगर ऐसे कोई सिचुएशन होती है कि कोई और क्लेम करता है तो आप स्टॉप करें डिलीवरी और रिक्वेस्ट करें कोर्ट को कि कोर्ट डिसाइड करे ट्रू ऑनर कौन है, ताकि आपके ऊपर ट्रू ऑनर की तरफ से भी कोई लायबिलिटी ना आए। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारा राइट ऑफ लीन। लीन हमने आई थिंक पहले भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया होगा। ठीक है, लीन क्या है, द राइट टू रिटेन पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी। बेसिकली लीन कहते हैं कि किसी भी प्रॉपर्टी को आप अपने पास रिटेन कर लें किसी भी वजह से। फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ उस पर एक्सपेंसेस किए थे, सामने वाला वो नहीं दे रहा, जैसे कि आप एक टेलर की शॉप पे गए सूट सिलवाने, उसने सूट वगैरह सी दिया, आपको वो पैसे, आप उसको पैसे नहीं दे रहे, तो वो क्या कर रहा है, वो आपका सूट अपने पास होल्ड कर लेगा, अपने पोजीशन में रखेगा। ये चीज कहलाती है लीन, ये राइट ऑफ लीन। The right to retain possession of the property or goods belonging to another until debt or claim is paid is called the right of lien. The right depends on possession and is lost as soon as the possession of the goods is lost. ठीक है, as such it is also called as possessory lien. Lien may be of two types, particular and general. देखिए ये lien इसमें बड़ा डिटेल लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम डिटेल में इसको देख लेते हैं। लीन पहली बात क्या है कि राइट टू रिटेन द पोजीशन ऑफ गुड्स, के आपने गुड्स का पोजीशन अपने पास रखा जब तक कि आपको गुड्स डिलीवर्ड ना हो जाए, सॉरी पेमेंट वगैरह आपकी सेट ऑफ ना हो जाए। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी ना कि आप टेलर की शॉप पे जाते हैं और आप क्या करते हैं, आप उससे सूट सिलवाते हैं और उसको पैसे नहीं दे रहे होते। जब आप उसको पैसे नहीं दे रहे होते तो वो क्या करता है, वो आपका सूट होल्ड कर लेता है। ये बेसिकली वो राइट ऑफ लीन अप्लाई कर रहा है कि राइट रिटेन कर लेता है पोजीशन अपने पास प्रॉपर्टी का, ताकि लीन वगैरह अब सॉरी आपसे पेमेंट वगैरह निकलवा सके। ठीक है, लेकिन इसमें एक खास बात यह है कि लीन तब तक है जब तक आपके पास गुड्स का पोजीशन है। अगर एक दफा आपने पोजीशन दे दिया तो आपके पास से लीन चला गया। लीन सिर्फ तब तक रहता है जब तक आपके पास पोजीशन रहता है गुड्स का। लीन पोजीशन आपने दे दिया, लीन आपके पास से चला गया।
एक होता है जर्नल लीन, एक होता है पर्टिकुलर लीन। देखिए जी, जर्नल पर्टिकुलर लीन क्या है? जिस गुड्स के अगेंस्ट में पेमेंट है आपने वही गुड्स होल्ड कर ली, ये चीज कहलाती है पर्टिकुलर लीन। कि जिस गुड्स के अगेंस्ट में पेमेंट है वही गुड्स आपने होल्ड कर ली, ये चीज कहलाती है पर्टिकुलर लीन। जैसे कि आप टेलर की शॉप पे गए, आपने उसको एक सूट सिलने के लिए दिया और आप पैसे नहीं दे रहे तो उसने वही सूट होल्ड किया हुआ है, ये पर्टिकुलर लीन है। जर्नल लीन क्या है? आपने टेलर को पूरे घर के सूट दिए सीने के लिए, ठीक है, आप पैसे नहीं दे रहे, उसने सारे सूट वापस कर दिए, लेकिन जो आखिरी आपके वालिद साहब का सूट था वो उसने रोका हुआ कि भाई सारे पैसे लेकर आओ फिर मैं सूट वापस दूंगा। तो ये बेसिकली हो गया पर्टिकुलरली, सॉरी, जर्नली। ठीक है, पर्टिकुलर क्या है? जिसके अगेंस्ट में है वही आपने होल्ड किया है। नहीं, वो पैसे भी ले लेगा पोजीशन देने के बाद भी, लेकिन फिर वो दूसरे तरीके भी होते हैं। लीन तो दोनों में ही होगा, नॉन ग्रेटिटुअस में ही होगा लीन, क्योंकि वजह यही है कि आपकी कंपनसेशन ही नॉन ग्रेटिटुअस में होता है। ग्रेटिटुअस में तो गुड जेस्चर के तौर पे है ना, तो उसमें तो लीन आप अप्लाई क्या करेंगे? ठीक है, बस ये याद रखिएगा, पर्टिकुलर लीन वो है जो डायरेक्ट उसी गुड्स के अगेंस्ट में जिसके अगेंस्ट में क्लेम जनरेट हुआ है, और जर्नल लीन वो है जो कि जनरली आप होल्ड कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने एक शख्स को 5 से 6 सूट दिए, उसे सारे वापस कर दिया, आखिरी वाला होल्ड किया हुआ है कि सारी पेमेंट लाके दो फिर मैं दूंगा, तो ये बेसिकली वो जर्नल लीन अप्लाई कर रहा है। लीन में और भी बहुत सी बातें हैं, हम देखते हैं। बेलीज पर्टिकुलर लीन, Section 170 confers the right of a particular lien upon a bailee and provides that where the bailee has, in accordance with the purpose of the bailment, rendered any service involving the exercise of labor or skill in respect of the goods bailed, he has, in the absence of the contract to the contrary, a right to retain such goods until he receives due remuneration for the services he has rendered in respect of them. कहते हैं कि भाई बेली के पर्टिकुलर लीन को हम देखते हैं, उसके बाद फिर हम जर्नल लीन को देखेंगे। कहते हैं कि सेक्शन 170 कहता है कि बेली ने अगर कोई सर्विसेज अंजाम दी हैं जिसमें उसकी लेबर या स्किल्स इन्वॉल्व हुई है और जिसके अगेंस्ट में उसको कोई रिम्यूनरेशन मिलना था, तो वो पर्टिकुलर लीन बिल्कुल अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अगर उसने कोई खिदमत अंजाम दी है जिसमें उसकी लेबर या स्किल्स इन्वॉल्व थी और हमारे पास कोई कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी भी नहीं है, तो वो बिल्कुल जो गुड्स आपने बेल कराई है उसके ऊपर पर्टिकुलर लीन अप्लाई कर सकता है। लेकिन thus a bailee has a particular lien when the following conditions are fulfilled, अगर ये कंडीशंस फुलफिल होंगी तो ही वो पर्टिकुलर लीन अप्लाई कर पाएगा। ठीक है, अदरवाइज वो पर्टिकुलर लीन अप्लाई नहीं कर पाएगा। तो बारी बारी कंडीशन देखते हैं। पहली, the bailee must have rendered some services in relation to the things bailed and must be entitled to some remuneration for it which must not have been paid. पहली बात, जो भी गुड्स बेल्ड हुई हैं उससे लिंक बेली ने कुछ सर्विसेज दी हुई हो जिसके अगेंस्ट में उसको कुछ रिम्यूनरेशन मिलना हो जो अब तक ना मिला हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप टेलर को सूट सीने दे के जा, अनस्टिच क्लॉथ दे के जा रहे हैं और फिर वो जो है उसको स्टिच कर रहा है, तो ये क्या है, उसकी लेबर भी इन्वॉल्व हो रही है जिसके अगेंस्ट में उसको कुछ रिम्यूनरेशन मिलेगा, वो पेमेंट ना हुई हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, the services rendered by the bailee must be one involving the exercise, labor or skill in respect of the goods bailed so as to confer an additional value to the article. ठीक है, कह रहे हैं कि जो भी सर्विसेज बेली अंजाम दे ये भी जरूरी है कि उसने आर्टिकल में वैल्यू एडिशन किया। उसने जो भी सर्विसेज अंजाम देनी है उसमें वैल्यू एडिशन किया हो। जैसे कि आप टेलर के बाद जब सूट देके आ रहे हैं उसने स्टिच कर दिया, स्टिच से उसकी वैल्यू एडिशन हो गई। ठीक है, उसकी वैल्यू बढ़ गई उस एक्सरसाइज से। समझ में आ रही है बात? जैसे कि अगर आप किसी को डायमंड देके आ रहे हैं वो कटिंग कर रहा है, या किसी को गोल्ड लेके आ रहे हैं वो उस पर पॉलिश कर रहा है, ठीक है, तो ये तमाम चीजें क्या है, ये वैल्यू एडिशन कर रही है। तो एक्सरसाइज इस तरह की होनी चाहिए, स्किल्स इस तरह की होनी चाहिए जो कि उसमें वैल्यू एडिशन भी करे सर्विस आपकी। आर्टिकल वो जो प्रोडक्ट आपने दी थी ना उसी को कहेंगे यहाँ पे।
आगे देखें, इट इज टू बी एम्फसाइज दैट देयर इज नो लीन इफ द लेबर एंड स्किल एक्सरसाइज बाय द बेली डज नॉट इंप्रूव द वैल्यू ऑफ द गुड्स बिल्ड. Thus, a person who takes a horse for feeding and keeping at his stable has no lien over his charges because no additional value has been added to the horse by his labor. Similarly, there is no lien for safe custody charges because there is no exercise of labor or skill. In such cases, the bailey can only sue the bailor for charges due. बात समझ में आई कि बेली पर्टिकुलर लीन अप्लाई कब करेगा? पहली कंडीशन, उसने कुछ सर्विसेज अंजाम दी हो और उसका रिम्यूनरेशन ड्यू हो. दूसरी कंडीशन कि जो भी सर्विसेज उसने अंजाम दी है वो हर हालत में प्रोडक्ट की वैल्यू एडिशन कर रही हो. जैसे कि हमने बात करी कि आपने एक सूट दिया, वो स्टिच हो गया, वैल्यू एडिशन हो गई. आपने एक ज्वेलरी दी, वो पॉलिश हो गई, वैल्यू एडिशन हो गई. ठीक है, लेकिन अगर आप किसी को सेफ कस्टडी के लिए अपना हॉर्स देके जा रहे हैं या कोई भी ऐसी प्रोडक्ट देके जा रहे हैं तो उससे आप सेफ कस्टडी जरूर हो रही है लेकिन वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा. ठीक है, वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा तो बेली के पास पर्टिकुलर लीन का राइट नहीं है. बेली सिर्फ सूट फाइल कर सकता है जाके कि भाई अब जो है आप सूट के जरिए मुझे पैसे दें. कोर्ट में जाके सूट फाइल कर देगा. ठीक है, देखिए पर्टिकुलर लीन बेसिकली क्या है, सूट फाइल करना है बेली के पास ऑलरेडी. ये क्या है, एक एडिशनल एडवांटेज है कि अगर उसके पैसे रुकते हैं तो कोर्ट जाने से पहले वो ये काम भी कर सकता है कि सूट वगैरह या कोई भी ऐसा आर्टिकल जो उसने दिया था उसको होल्ड कर ले, जो गुड्स बेल्ड हुई थी उसको होल्ड कर ले. लेकिन ये सिर्फ उसी के पास है जिसने सर्विस रेंडर्ड की हो और रेंडर्ड सर्विसेज से वैल्यू एडिशन हुआ और मजीद आगे कंडीशन भी है वो सब सेटिस्फाइड हो रही हो तो वो कर सकता है. अगर ये वैल्यू एडिशन वाली चीज ना हो रही हो, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा हॉर्स सिर्फ अपने पास रख के सेफ कस्टडी में बैठे थे या ज्वेलरी सेफ कस्टडी में रख के बैठे हुए थे, तो सीधी सी बात है फिर आपको गुड्स तो वापस करनी है हर हालत में. हाँ, चार्जेस के लिए आप सूट फाइल कर सकते हैं. तो ये याद रखिएगा बात. तीसरा पॉइंट, द सर्विसेज मस्ट हैव बीन परफॉर्म्ड इन फुल इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शंस ऑफ द बेलर विद इन द एग्रीड टाइम और रीजनेबल टाइम. जो भी सर्विसेज आपने अंजाम दी हो ये भी जरूरी है कि भाई वो बेलर की डायरेक्शंस पे हो. जैसे कि अगर मैं किसी को सूट स्टिच करने के लिए देकर रहा हूं तो जो मैंने डायरेक्शंस दिए हैं वो उसके अकॉर्डिंग ही परफॉर्म करेगा तो ही वो लीन अप्लाई कर पाएगा. ना पेमेंट ना होने की सूरत में अदरवाइज वो अप्लाई नहीं कर सकता. ठीक है, वो बिल्कुल मेरी डायरेक्शन में होनी चाहिए. अगर वो खुद से गलती कर रहा है तो मैं नहीं दे रहा पेमेंट. चौथा, देयर मस्ट नॉट बी एन एग्रीमेंट टू परफॉर्म द सर्विसेज ऑन क्रेडिट. और ये इसमें जरूरी ना हो कि सर्विसेज जो है वो क्रेडिट पे अंजाम दी गई हो. ये भी जरूरी है कि कैश सेल हो, आपके पास कैश पे सर्विसेज अंजाम दी गई. पांचवा पॉइंट, द गुड्स मस्ट बी इन द पोजीशन ऑफ द बेली. इफ द पोजीशन इज लॉस्ट द लीन इज आल्सो लॉस्ट. आसान सा पॉइंट है कि बेली के पोजीशन में गुड्स होनी चाहिए. अगर पोजीशन खो दिया तो समझ लें लीन भी खो दिया. छठा पॉइंट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी आपके पास मौजूद नहीं होना चाहिए कि ऐसा ना लिखा हो कि मैं आपको पेमेंट भले बाद में करूं लेकिन आप जो है मैं आपको भले पेमेंट ना भी कर सकूं तब भी आप जो है मुझे टाइमली सूट वगैरह वापस देंगे या टाइमली मेरी गुड्स बिल्ड वापस देंगे. अब मजीद लिखा है, इफ ऑल द अबव मेंशन्ड कंडीशंस आर सैटिस्फाइड द बेली कैन एक्सरसाइज हैज राइट ऑफ पर्टिकुलर लीन अंटिल ही इज पेड फॉर सर्विस. अच्छा, ये याद रखिएगा जो भी पॉइंट्स आपने पढ़े ये पर्टिकुलर लीन से रिलेट पढ़े क्योंकि अभी हम बेली का पर्टिकुलर लीन डिस्कस कर रहे हैं. जनरल लीन डिस्कस करना अभी बाकी है. और मैंने आपको पहली फर्क बता दिया, पर्टिकुलर लीन वो है जो कि सेम प्रोडक्ट के अगेंस्ट में डेट क्रिएट हुआ. जनरल लीन वो है जो डिफरेंट उस पर आ रहा होगा. ठीक है, मजीद द फॉलोइंग पॉइंट मस्ट ऑल्सो बी नोटेड इन कनेक्शन विद द बेलीज पर्टिकुलर लीन. ठीक है, मजीद कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम नोट कर लेने. पर्टिकुलर लीन से लिंक 2 पॉइंट है. द बेली रिटेनिंग द आर्टिकल टू इन्फोर्स हिज लीन कैन नॉट चार्ज फॉर कीपिंग इट. देखिए, ऊपर वाली 6 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो बेली पर्टिकुलर लीन तो अप्लाई कर सकता है. लेकिन ये 2 और चीजें हैं जिनको ध्यान में रखना होगा कि पर्टिकुलर लीन तो आप अप्लाई कर रहे हैं लेकिन ये ना हो पहले पॉइंट में लिखा है कि अब जो आपने उसकी गुड्स बिल्ड करी है मजीद कि वो पेमेंट आपको नहीं दे रहा. आप जितने दिन आप बिल्ड करें आप उसके भी चार्जेस लगा दें. वो आप नहीं लगा सकते, वो आप नहीं लगा सकते. दूसरा, द बेली कैन नॉट एक्सरसाइज हिज लीन for non-payment of extraordinary expenses incurred in relation to the things billed. It should sue for them.
अच्छा जी, ये भी याद रखें कि ये रिम्यूनरेशन के लिए आप सिर्फ पर्टिकुलर लीन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस हुआ है तो उसके लिए पर्टिकुलर लीन की इजाजत नहीं देता लॉ, उसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ सूट फाइल कर सकते हैं। ठीक है, जो रिम्यूनरेशन आपका ड्यू है उसके लिए सिर्फ पर्टिकुलर लीन अप्लाई होगा, अदरवाइज कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस है तो उसके लिए सूट फाइल होगा। तो पहली 6 बातें मुकम्मल होने के बाद हमने ये बात करी कि बेली जो है अपना पर्टिकुलर लीन अप्लाई कर सकता है अगर ये 6 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। और फिर हमने मजीद बात करी कि 2 बातों का और ध्यान रखना है कि ठीक है आपने पर्टिकुलर लीन तो अप्लाई करा, आपने गुड्स को मजीद रिटेन भी करा, लेकिन ऐसा ना हो कि मजीद रिटेन करने के भी आप पैसे चार्ज करने लगे, वो आप नहीं कर सकते। दूसरी बात, जो भी पर्टिकुलर लीन आप अप्लाई करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ नॉन पेमेंट के लिए कर सकते हैं, रिम्यूनरेशन की, किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस के लिए नहीं कर सकते। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस के लिए लॉ ने हमें कहा है कि आप सूट फाइल करें। अच्छा, बेली के अलावा भी पढ़ लें, बिसाइड्स द बेली अदर पर्सन हु आर एंटाइटल्ड टू, किन किन के पास पर्टिकुलर लीन होता है उनके नाम देख लें। फाइंडर ऑफ गुड्स के पास भी पर्टिकुलर लीन होता है। पॉनी अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर में, उसके पास भी पर्टिकुलर लीन होता है। एजेंट हम अगले एक्ट में पढ़ेंगे, उसके बाद पर्टिकुलर लीन होता है। अनपेड सेलर के पास भी पर्टिकुलर लीन होता है। ठीक है, फाइंडर ऑफ गुड्स आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, बाकी पॉनी हम इस चैप्टर में पढ़ लेंगे, बाकी अगले एक्ट में पढ़ेंगे। जर्नल लीन देख लेते हैं। देखें, वो तो था पर्टिकुलर लीन। जर्नल लीन किन किन बेली के पास होता है उनको देखते हैं। पर्टिकुलर लीन तो ठीक है ना, जिसको गुड्स दी उसी के अगेंस्ट में क्रिएट हो रहा है, उन्हीं गुड्स के अगेंस्ट में। जर्नल लीन किसके पास? As observed earlier, a journal is a right to retain the goods of another as a security for a journal bank of balance of account. In simple words, this right entitles a person to retain possession of any goods belonging to another for any amount due to him, whether in respect of those goods or other goods. For example, if 2 loans have been taken against 2 securities from a banker and the borrower repays one of these loans, the banker may detain both securities until his loan is paid. कह रहे हैं कि भाई वही बात उन्होंने करी, जैसे कि मैंने आपको एक टेलर की एग्जांपल दी थी, इन्होंने दरअसल आपको एक बैंकर की एग्जांपल दे दी कि किस किस के पास जर्नल लीन होता है। ठीक है, जर्नल लीन हर किसी के पास नहीं होता, कुछ मखसूस लोग हैं जिनके पास जर्नल लीन है। जर्नल लीन हर कोई अप्लाई नहीं कर सकता, आपका टेलर अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, वो मैंने वहां समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दी थी आसान सी, लेकिन जर्नल लीन आपका टेलर अप्लाई नहीं कर सकता, हर कोई नहीं करता अप्लाई। कुछ खास मखसूस लोग हैं जिनके पास जर्नल लीन होता है, जैसे कि बैंकर के पास जर्नल लीन होता है। ठीक है, बैंकर के पास जर्नल लीन होता है। इन्होंने कहा कि एक शख्स ने 2 लोन बैंक से लिए, 2 सिक्योरिटी रखवाई, एक लोन उसने वापस कर दिया, एक लोन वो वापस नहीं कर रहा, तो बैंक उसकी दोनों सिक्योरिटीज को होल्ड कर सकता है एज अ जर्नल लीनर, और जर्नल लीन अप्लाई करते हुए, और कहेगा कि जब तक पूरी पेमेंट नहीं होगी हम दोनों सिक्योरिटीज आपकी वापस नहीं करेंगे। तो बैंकर के पास, अब हमने कैटेगरीज देखनी किन किन के पास जर्नल लीन है। कहाँ चला गया? ठीक है, अच्छा जी, बैंकर को देखते हैं। बैंकर के बाद, बैंकर हैज अ जर्नल लीन ऑन ऑल गुड्स, कैश, चेक, सिक्योरिटी डिपॉजिट विद हिम एज अ बैंकर बाय कस्टमर फॉर एनी मनी ड्यू टू हिम एज अ बैंकर. Thus, where a customer has a credit balance in one account of the bank, at the same he owes money to the bank on another, the banker journal lien entitles him to refuse the customer to operate the account in which he has a credit balance till he clears the debt due to the bank. ठीक है जी, पहली बात तो ये हो गई कि बैंकर के पास जर्नल लीन होता है। अगर आपके पास एक से ज्यादा अकाउंट है और आपने एक अकाउंट में ओवरड्राफ्ट किया हुआ है और दूसरे अकाउंट में बैलेंस है, तो बैंक आपको दूसरा अकाउंट भी ऑपरेट करने से रोक सकता है। कहेगा कि भाई नहीं, जिस अकाउंट में लायबिलिटी है पहले वो सारी आप पे करें, उसके बाद आप जो है वो अपना दूसरा अकाउंट भी ऑपरेट कर सकते हैं, भले उसमें बैलेंस ही क्यों ना हो। लेकिन इसमें एक और चीज का याद रखिए कि अगर आप बैंक में कोई लॉकर वगैरह लेते हैं, अगर कोई सेफ कस्टडी के लिए आप लॉकर वगैरह बैंक में ले रहे हैं, तो बैंक उस पर जर्नल लीन को अप्लाई
नहीं कर सकता। ठीक है, कि अगर आपने कोई गुड्स रखवाई हुई है बैंक में सेफ कस्टडी के लिए, मतलब लॉकर लिया हुआ है बैंक के अंदर, तो जो लॉकर में प्रोडक्ट है, लॉकर ऑपरेट वगैरह करने से बैंक आपको नहीं रोक सकता, वो बिल्कुल आप ऑपरेट कर सकते हैं। दूसरा है आपके पास फैक्टर। A factor is an agent interested with the possession of goods in the ordinary course of his business. एक मिनट, एक क्वेश्चन आ गया है। सर ये दोनों पॉइंट सेम है। कौन से दोनों पॉइंट्स? देखिए, पहले में पॉइंट नहीं था पहला कोई, पहला मैंने सिर्फ जर्नल लीन समझाया था आपको कि जर्नल लीन जो है वो क्या चीज होती है। ठीक है, कि जर्नल लीन मैंने बताया ना, एक शख्स ने बैंक से 2 लोन लिए हुए थे, 2 सिक्योरिटीज रखवाई हुई थी, लेकिन एक उसने वापस कर दी तो बैंक को चाहिए था, दूसरी एक सिक्योरिटी वापस कर दिया, बैंक ने कहा नहीं, हम दोनों सिक्योरिटी होल्ड करेंगे, जब आप दोनों लोन की पूरी पेमेंट हो जाएगी तो फिर हम आपको वापस देंगे। ये बेसिकली जर्नल लीन था। बात ये है कि बैंकर के पास अब किन किन लोगों के पास जर्नल लीन होता है? जर्नल लीन हर किसी के पास नहीं होता, पहली बात तो। ठीक है, जर्नल लीन हर किसी के पास नहीं होता। ठीक है, क्यों? कुछ खास लोग हैं जिनको जर्नल लीन दिया गया, उसमें से एक है बैंकर। बैंकर्स के बाद जर्नल लीन होता है कि अगर एक अकाउंट में आपके निगेटिव बैलेंस आ गया है, कि आपने बैंक से ओवरड्राफ्ट कर दिया, ओवरड्राफ्ट आप लोगों को पता होगा, जब आप अपनी अकाउंट में बैलेंस ना हो और उसको यूज कर लें, बेसिकली बैंक से लोन होता है वो शॉर्ट टर्म लोन। ठीक है, और दूसरे अकाउंट में आपके बैलेंस पड़ा है, तो बैंक आपको बिल्कुल कह सकता है कि जनाब पहले आप वो वाला अकाउंट भी क्लियर करें, उसके बाद आप ये अकाउंट ऑपरेट कर सकते हैं, अदरवाइज ये अकाउंट आप ऑपरेट नहीं कर सकते, इसमें कोई भी चेक डिपॉजिट वगैरह क्लियर वगैरह नहीं होगा। लेकिन अगर आप कोई गुड्स सेफ कस्टडी के तौर पे रखवा रहे हैं, क्योंकि सेफ कस्टडी के तौर पे अगर आप कोई गुड्स रखवाते हैं तो उसमें क्योंकि लॉ ने मना कर दिया है, इस वजह से उस पर जर्नल लीन अप्लाई नहीं हो सकता कि बैंक आपको बोले नहीं, जो गुड्स आपने रखवाई हैं वो भी हमने होल्ड कर लिए कि आप अकाउंट्स का बैलेंस क्लियर करें, नहीं। ठीक है, वो एक एडिशनल फैसिलिटी बैंक ने आपको दी हुई है, तो उस पर जर्नल लीन बैंक अप्लाई नहीं कर सकता। अच्छा जी सर, ये गवर्नमेंट अथॉरिटी देती है जर्नल लीन की, लॉ ने दी हुई है ना। लॉ बनाता कौन है? पार्लियामेंट्स वगैरह बनाती हैं और भी मुख्तलिफ तरीके हैं, तो लॉ ने दी हुई। ये अथॉरिटी तो डिस्कस कर रहे हैं आप, किसकी कितनी अथॉरिटी आ रही है। फैक्टर, a factor is an agent interested with the possession of goods in the ordinary course of his business for the purpose of sale. He is a journal lien on the goods of his principal if it is due to him by his principal, whether for advances or for remuneration. देखें जी, फैक्टर कौन होता है? जो गुड्स अपने पोजीशन में लेके, उसके पोजीशन में गुड्स होती हैं। फैक्टर देखिए, हर तरह के एजेंट के पोजीशन में गुड्स नहीं आती। फैक्टर क्या है? एक एजेंट ही होता है, लेकिन इसकी खास बात क्या होती है, इसके पोजीशन में गुड्स भी होती हैं, या आगे भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, सेल ऑफ गुड्स एजेंट में भी पढ़ेंगे। ठीक है, फिर सेल ऑफ गुड्स में भी पढ़ेंगे। तो फैक्टर क्या है? फैक्टर एक एजेंट है जो खास तौर पे अपने पोजीशन में गुड्स रखता है। ठीक है, अपने पोजीशन में लेता है और उनको सेल करता है प्रिंसिपल के बिहाफ पे। ठीक है, लेकिन फैक्टर के पास भी जर्नल लीन होता है कि अगर प्रिंसिपल की तरफ से उसका कोई अमाउंट ड्यू हो रहा है किसी और गुड्स के अगेंस्ट में, तो वो ये वाली गुड्स भी होल्ड कर सकता है कि आप मेरी पेमेंट करें। ऐसा नहीं है, तो फैक्टर को भी लॉ ने जर्नल लीन अलाउ किया हुआ है। वार्फ फिंगर्स, वार्फ फिंगर्स के पास भी जर्नल लीन होता है। वार्फ बेसिकली आपने देखा होगा, अगर कभी आप पोर्ट वगैरह पे जाएं तो एक लंबी सी ट्रैक वगैरह बना हुआ होता है, लकड़ी वगैरह का होता है, कभी लोहे वगैरह का होता है, वो चीज कहलाती है वार्फ। वार्फ फिंगर कहते हैं उसका जो ऑनर होता है। बेसिकली जहां पे शिप लोड अनलोड होता है ना, उसको हम वार्फ कहते हैं। नहीं, स्टेट एजेंट की पोजीशन में गुड्स थोड़ी होती है। स्टेट एजेंट को क्या आप अपना घर दे देते हैं चाबी? ठीक है, स्टेट एजेंट ब्रोकर्स होते हैं। ठीक है, वार्फ फिंगर्स होता है कि वार्फ क्या होती है, जहां पे शिप लोड और अनलोड होता है ना, तो वो जो ट्रैक टाइप का बना हुआ होता है वो चीज कहलाती है वार्फ। और वार्फ फिंगर होता है उसका ऑनर। A wharf finger has a journal lien on the goods as regards charges due for the use of wharf against the owner of the goods.
उसके पास भी, वारफिंगर के पास भी जर्नल लीन मौजूद होता है कि वो किसी भी गुड्स के लिए अप्लाई कर सकता है अपना डेट, कोई भी गुड्स आपकी होल्ड कर सकता है अपने डेट के लिए, उसके पास भी एक जर्नल लीन मौजूद होता है। अटॉर्नीज ऑफ हाई कोर्ट, अटॉर्नीज या सॉलिसिटर, इनको आप एक तरह से वकील ले लें, ठीक है, उसी की कैटेगरी है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है लेकिन उसी की कैटेगरी है, बेसिकली उन्हीं को कहते हैं वकीलों को। An attorney or solicitor of a high court has a general lien on all papers and documents belonging to his client which are in his possession in his professional capacity until the fee for his professional services and cost incurred by him are paid. But if the solicitor refuses to act any more for the client, he is not entitled to any lien. ठीक है, कहते हैं कि जो भी सॉलिसिटर वगैरह आपके होते हैं, वकील वगैरह होते हैं जनाब, इनके पास भी एक जर्नल लीन होता है कि कोई से भी डॉक्यूमेंट्स आपके होल्ड कर सकते हैं ताकि आप उनकी पेमेंट वगैरह दे दें। बट इफ द सॉलिसिटर रिफ्यूजेस टू एक्ट एनी मोर फॉर द क्लाइंट, ही इज नॉट एंटाइटल्ड। लेकिन अगर वो मजीद आपके साथ काम नहीं करना चाह रहा तो फिर वो उसके बाद जर्नल लीन का राइट चला जाता है, फिर वो सूट फाइल कर सकता है आपके पास, ठीक है, अगर वो बिल्कुल खत्म करना चाह रहा है। वरना उसके पास भी एक जर्नल लीन होता है कि वो आपकी प्रॉपर्टी वगैरह जो पोजीशन में डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं उनको होल्ड करे, ठीक है। एन अटॉर्नी और सॉलिसिटर ऑफ हाई कोर्ट हैज अ जर्नल लीन ऑन ऑल पेपर डॉक्यूमेंट बिलोंगिंग टू हिज क्लाइंट which are in possession in his professional capacity until the fee for his professional service and the costs incurred by him are paid. But if the solicitor refuses to act any more for the client, he is not entitled to any lien. ठीक है, जैसे कि इस बात को समझे, देखिए एक केस चल रहा है, आपका वकील है, आपके 3-4 केस डील करता है, उसने बाकियों की पेमेंट हुई भी है, किसी की पेमेंट रह गई, तो बहरहाल उसने एक जर्नल लीन अप्लाई करा और किसी के डॉक्यूमेंट आपके लिए होल्ड कर लिए। अगर उसने आपके डॉक्यूमेंट होल्ड करे कि उसका रिम्यूनरेशन ड्यू है तो फिर तो बात सही है, वो जर्नल लीन अप्लाई करके होल्ड कर रहा है। लेकिन अगर उसने कहा कि मैं मजीद आगे इस केस को या इस सूट को कैरी नहीं करना चाहता, आप किसी और वकील को पकड़ लें, तो ऐसी सूरत हाल में फिर वो जर्नल लीन का राइट खो देता है, ठीक है। अगर इस तरह की वो बात करता है कि मैं मजीद आपके साथ काम नहीं करना चाह रहा, इस केस को मैं कैरी मजीद नहीं करना चाह रहा, आप किसी और को ले लें, तो फिर वो जर्नल लीन का राइट खो देता है। पॉलिसी ब्रोकर्स, दे कैन रिटेन द पॉलिसी ऑफ फायर और मैन इंश्योरेंस फॉर देयर ब्रोकरेज। पॉलिसी ब्रोकर्स जो उनका कमीशन होता है वो भी पॉलिसी वगैरह होल्ड कर सकते हैं जब तक कि उनको कमीशन नहीं मिलता। इसके अलावा है एनी अदर पर्सन इफ देयर इज एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट टू दैट इफेक्ट। इसके अलावा कोई भी ऐसा शख्स जिसके साथ एक्सप्रेसली आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ हो कि हाँ अगर कल को मैं तुम्हें पेमेंट ना दूं तो तुम मेरी कोई भी चीज, ये वाली नहीं बल्कि इसके अलावा भी अगर कोई चीज है तो वो होल्ड कर लेना, तो इसका मतलब है आपने खुद से उसको जर्नल लीन दे दिया। ऊपर वाले 5 जो हैं उनको लॉ ने जर्नल लीन दिया है, लेकिन छठे में लॉ ने चॉइस दे दी कि आप अपने एग्रीमेंट के तहत भी किसी को भी जर्नल लीन प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लियर है? यहां तक आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, पॉलिसी ब्रोकर्स जो आपकी पॉलिसीज वगैरह सेल नहीं करते, इंश्योरेंस कंपनी वाले, वो सारे होते हैं। राइट्स ऑफ बेलर, बेली के राइट्स पढ़ लेते हैं, अब बेलर के राइट्स पढ़ लेते हैं। पहले तो वही बात, जो भी बेलीज की ड्यूटी, 1 मिनट सवाल है, पॉइंट 4 एक्सप्लेन कर दें, दोबारा कर देते हैं। पॉइंट 4 था अटॉर्नीज या सॉलिसिटर्स जो आपके लॉयर्स वगैरह होते हैं, इनके पास भी ये लीन होता है, जर्नल लीन होता है कि वो अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी पे रहते हुए आप पे जर्नल लीन अप्लाई कर सकते हैं कि किसी भी डेट के लिए कोई सी भी चीज वो होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। जो भी उनकी कॉस्ट आप पे निकल ली है, जो भी एक्सपेंसेस उन्होंने आपके बेहाफ पे पे करे, लेकिन अगर देखिए वो तब पे कर सकते हैं जब वो काम पूरा कर रहे हो। अगर वो आपको ये कहे कि देखिए यहाँ तक तो मैंने काम करा है, मजीद आगे मैं इस केस को कैरी नहीं कर सकता, इसको आप किसी और लॉयर से कर लें, तो फिर वहां पे वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके होल्ड नहीं कर सकता, भले उसका अमाउंट आपके ऊपर ड्यू हो। क्यों? क्योंकि वहां पे उसने खुद मना करा कि मैं मजीद आगे आपके लिए काम नहीं कर सकता, तो उस जगह वो आपके डॉक्यूमेंट्स होल्ड नहीं कर सकता, उस जगह उसको आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे प्रोवाइड करने हैं, वहां पे जाके वो लीन का राइट खो देता है। लेकिन अगर पूरा काम वही कंप्लीट कर रहा है, सारी चीजें कर रहा है, तो फिर जर्नल लीन अप्लाई करता है। राइट्स ऑफ बेलर, पहला तो वही हो गया जी, इन्फोर्समेंट ऑफ बेली ड्यूटीज के बेली की जो भी ड्यूटीज हैं,
वो तमाम की तमाम बेलर के राइट्स की इन्फोर्समेंट है। तो सबसे पहले तो वही चीज करनी है। तो उसमें देखें सबसे पहला पॉइंट यही है, राइट टू क्लेम डैमेजेस फॉर लॉस कॉस्ट टू द गुड्स बेल्ड बाय द बेली नेग्लिजेंस। बेली की ड्यूटी थी ड्यूटी टू केयर, बेली कोई नेग्लिजेंस करेगा तो लॉस होगा, तो वो क्लेम डैमेज करेगा। बेलर जो है वो डैमेजेस क्लेम करेगा कि भाई आपने मेरी गुड्स को नुकसान कर दिया। दूसरा, राइट टू क्लेम कंपनसेशन फॉर एनी डैमेज अराइजिंग फ्रॉम और ड्यूरिंग अनऑथराइज यूज ऑफ गुड्स बेल्ड। अगर कोई वो गुड्स को अनऑथराइज यूज कर रहा था बेली, उससे कोई लॉस होता है तो वो भी बेलर का राइट है कि वो क्लेम करेगा। तीसरा, वो कंपनसेशन क्लेम करेगा अगर बेली ने उसकी ड्यूटी गुड्स को मिक्स कर दिया, क्योंकि बेली की जिम्मेदारी थी गुड्स को मिक्स नहीं करना, लेकिन अगर वो मिक्स करता है तो बेलर का ये राइट है कि वो उससे क्लेम करेगा। फिर बेलर की ये भी राइट है कि वो डिमांड करेगा कि अपनी गुड्स वापस ले जब बेलमेंट का पर्पस खत्म हो जाए या बेलमेंट का पीरियड एक्सपायर हो जाए। पांचवा, कि अगर गुड्स में कुछ इंक्रीज होता है, ठीक है, तो वो भी वो बेलर से डिमांड करेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपने एक काऊ दी और उसका बच्चा वगैरह हो गया, तो वो भी वो डिमांड करेगा। दूसरा, इसका मजीद राइट पढ़ते हैं, उसी में कुछ एडिशन है। राइट टू टर्मिनेट बेली बेलमेंट इफ द बेली यूजेस द गुड्स रॉन्गफुली। ठीक है, अगर रॉन्गफुली गुड्स को यूज करते हुए बेली यूज कर रहा है बेलमेंट की गुड्स को, तो बेलर का ये राइट है कि वो बेलमेंट को टर्मिनेट कर सकता है, मतलब खत्म कर सकता है। ठीक है, अगर बेली गुड्स को रॉन्गफुली यूज करता है तो बेलर का ये राइट है कि वो बेलमेंट को टर्मिनेट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने आपको टैक्सी की एग्जाम्पल, कार की एग्जाम्पल दी थी कि आप कार लाए रेंट पे कि शादी में जाना है और आप उसको टैक्सी बना के चलाने लगे। ये क्या है? ये ऐसी रॉन्गफुल यूज कर रहे हैं आप कि वो बेलमेंट को टर्मिनेट कर सकता है। जैसे कि इसमें भी एग्जाम्पल लिखी हुई है कि आपने राइडिंग के लिए किसी को हॉर्स दिया अपनी, और बाद में आपने देखा कि वो कार्ट में लगा के चला रहे हैं, ठीक है, या कैरेज में यूज कर रहे हैं कि सामान वगैरह पहुंचा रहे हैं उस पर, ऐसी कोई चीज कर रहे हैं, तो ये भी ऐसी सूरत हाल में भी बेलर का ये राइट है कि वो बेलमेंट को टर्मिनेट कर सकता है बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ टाइम या बिफोर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ पर्पस, दोनों चीजों से पहले। जब भी तो टर्मिनेट हो रही है कि उसका ये राइट है कि वो जो है अगर रॉन्गफुली गुड्स को यूज होते हुए देख ले या उसको पता चल जाए, तो वो बेलमेंट का टाइम एक्सपायर होने से पहले या बेलमेंट का पर्पस पूरा होने से पहले पहले भी उसको टर्मिनेट कर सकता है। दूसरा राइट, राइट टू डिमांड रिटर्न ऑफ गुड्स एट एनी टाइम इन केस ऑफ ग्रेटिटुअस बेलमेंट्स। When the goods are lent without reward, the bailor can demand their return whenever he pleases, even though he lent them for a specified purpose or time, and the bailee is not guilty of wrongful use. But if the premature return of goods causes the bailee loss in excess of benefit actually derived by him from the use of such goods, the bailor must indemnify the bailee for the amount in which the lost occasion exceeds the benefit derived. देखिए, अगर ग्रेटिटुअस बेलमेंट है, अगर ग्रेटिटुअस बेलमेंट है जो कि आपको पता है कि रिवॉर्ड के बिना होती है, अगर ग्रेटिटुअस बेलमेंट है तो बेलर का ये राइट है कि वो किसी भी वक्त गुड्स को डिमांड बैक कर सकता है, वो गुड्स को डिमांड कर सकता है कि मुझे वापस दें, ठीक है, भले बेलमेंट का पीरियड अभी एक्सपायर ना हुआ। समझ रहे हैं बात? भले बेलमेंट का पीरियड एक्सपायर ना हुआ हो, अगर ग्रेटिटुअस बेलमेंट थी तो किसी भी वक्त गुड्स को डिमांड कर सकता है कि आप ये गुड्स वापस दे दें, ठीक है। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना है, अगर उसने डिमांड किया और उससे कोई नुकसान हो रहा है, तो फिर जो नुकसान हो रहा है और जो बेनिफिट था, हम उसका डिफरेंस निकालेंगे और वो डिफरेंस जो है आपने पे ऑफ करना पड़ेगा। बट यही लिखा हुआ है, बट इफ द प्रीमेच्योर रिटर्न ऑफ गुड्स कॉजेज द बेली लॉस इन एक्सेस ऑफ बेनिफिट एक्चुअली ड्राइव, कि बेली ने जितना बेनिफिट नहीं लिया उससे ज्यादा तो उसका नुकसान हो गया, ठीक है, तो उससे ज्यादा उसका नुकसान हो गया, तो सीधी सी बात है फिर जो भी उसको लॉस हुआ है वो आप पे करें। जैसे कि आपने अपने दोस्त को एक किताब दी थी पढ़ने के लिए, वो किताब इस हालत में दी कि उसको रिपेयर कराए बिना वो पढ़ नहीं सकता था, तो उसने उसको बाइंडिंग वगैरह सब कराई, बाइंडिंग करा के जैसे ही आया, अभी पढ़ी ही नहीं थी, आपने वापस ले ली, क्योंकि आपने कहा देखें जी मैं बेलर था, मेरा ये राइट था, ये ग्रेटिटुअस बेलमेंट थी, मैं कभी भी वापस ले सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर डिफरेंस निकालें तो देखिए बेनिफिट उसको हुआ ही नहीं है,
कॉस्ट उसकी लग गई है तो वो कॉस्ट जो है वो आप पे करेंगे। तो जब भी आप बिफोर एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन से पहले या पर्पस पूरा होने से पहले ग्रेटिट्यूड बेलून में भी डिमांड बैक करेंगे गुड्स को, तो ठीक है, आपका राइट है, आप डिमांड करें। लेकिन ये भी है कि अगर बेली को कोई लॉस हो गया जो उसने बेनिफिट लिया उससे ज्यादा है, तो वो आपने पे ऑफ करना पड़ेगा, उसका डिफरेंस जो भी हो। क्लियर है यहां तक? अच्छा, ये आखिरी के दोनों चैप्टर ना बहुत बड़े, इसके बाद वाला भी काफी बड़ा चैप्टर है। इस किताब में बड़ा है, बाकी अगर आप कोई दूसरी किताब देखेंगे, जैसे कि आप लोग नाम लेते रहते हैं अक्सर चीमा साहब की किताब, तो उसमें आपको काफी छोटा मिलेगा वो चैप्टर। राइट्स ऑफ बेलर्स एंड बेली अगेंस्ट रॉन्ग डूअर्स। ठीक है, इसको थोड़ा मार्क करें या आप पढ़िएगा, नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे पूछूंगा, और अगर आप नहीं बता पाए तो मैं खुद ही बता दूंगा, जैसे आज मैंने लाइसेंस का आपको बता दिया। ये मैं थोड़ा सा आपको इसलिए देता हूँ कि इस बहाने आप किताब खोल लें और उसको थोड़ा सा पढ़ लें, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स आप में से बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं, तो जो नहीं पढ़ रहे हैं वो फिर पेपर में परेशान होकर बैठे हुए होंगे। और मैं देता भी बहुत आसान सी चीज हूँ पढ़ने के लिए। टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट। देखिए, बेलमेंट कब कब टर्मिनेट हो सकती है, कैसे कैसे टर्मिनेट हो सकती है, वो सर्कमस्टांसेस हम देख लेते हैं। कि एक तो वो है ना कि पर्पस कंप्लीट हो गया तो बेलमेंट कंप्लीट हो गई। ठीक है, कि आपने पर्पस दिया जो था आपका वो पूरा हो गया, या आपका जो टाइम पीरियड था वो एक्सपायर हो गया, तो इसका मतलब है कि बेलमेंट जो है वो कंप्लीट हो गई। लेकिन बेलमेंट को कभी कभी पहले भी टर्मिनेट कर लिया जाता है, वो सारी चीजें हम देख लेते हैं। A contract of bailment terminates under the following circumstances, कि किन circumstances पे contract of bailment जो है वो terminate हो जाता है। पहला यही है कि जो भी specified period था आपका, जो भी टाइम पीरियड था, वो जैसे ही पूरा होता है बेलमेंट टर्मिनेट हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है। दूसरा पर्पस, जो स्पेसिफिक पर्पस था आपका वो पूरा हो गया, तो भी बेलमेंट जो है वो टर्मिनेट हो जाती है, कि आपका जो पर्पस है वो पूरा हो गया। दो बातें तो ये वही है जो कि हमें पता थी, अगर ये हेडिंग ना भी लिखी होती तो भी हमें पता होता कि अगर पीरियड पूरा हो गया या पर्पस पूरा हो गया तो बेलमेंट जो है वो खत्म हो जाएगी। मजीद आगे देखते हैं। तीसरा, if the bailee does any act with regard to the goods bail which is inconsistent with the terms of bailment, the bailment may be terminated by the bailer even though the term of bailment has not expired or the purpose of bailment has not been accomplished. ये वाला पॉइंट क्या है? ये वाला पॉइंट वही है जो अभी हम पढ़कर आ रहे थे, कि अगर आपने गुड्स को रॉन्गफुली यूज किया जो कि इनकंसिस्टेंट था विद द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो भी बेलर के भाई ये राइट है कि वो बेलमेंट टर्मिनेट कर सकता है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपने बोला कि मैं शादी में जाने के लिए कार रेंट पे ले रहा हूं और आप उसको टैक्सी बना के चलाने लगे, तो ये एक आप ऐसी चीज कर रहे हैं जो इनकंसिस्टेंट है टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। तो ऐसी सूरत हाल में भी बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकता है बेलर बिफोर द एक्सपायरेशन और अकम्प्लिशमेंट ऑफ पर्पस। दूसरा, चौथा, ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट कैन बी टर्मिनेटेड बाय द बेलर एट एनी टाइम। ये वही बात लिखी हुई है कि देखिए जी, ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट है तो वो तो बेलर कभी भी टर्मिनेट कर सकता है, उसमें पर्पस पूरा हो या एक्सपायरेशन ऑफ टाइम हो, वो कभी भी उसको टर्मिनेट कर सकता है। लेकिन उसमें ये बात ध्यान में रखनी है कि जो भी बेनिफिट बेली ने लिया है वो हर हालत में ज्यादा होना चाहिए जो उसको आपकी बेलमेंट से लॉस हो रहा है, क्योंकि अगर उसका लॉस ज्यादा हो गया तो फिर आपने डिफरेंस पे उसको करना पड़ेगा। सर, बेलर कोई कंपनसेशन क्लेम करेगा? देखें, बेलर बेलमेंट टर्मिनेट करेगा, गुड्स को अनऑथराइज यूज का अगर लॉस होगा तो उस पर कॉम्पनसेशन मिलेगा। ये तो राइट है ना, अनऑथराइज यूज भी तो हुआ नहीं। नेक्स्ट, a gratuitous behavior is terminated by death either of the bailer nor of the or of the बेली। देखिए, ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट टर्मिनेट हो जाती है बेलर या बेली में से किसी की भी डेथ हो जाए तो ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट जो है वो तो टर्मिनेट हो जाती है।
नॉन ग्रेटिटुअस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव वगैरह भी आ जाते हैं, लेकिन ग्रेटिटुअस बेल में टर्मिनेट हो जाती है। तो 4 बातें, 5 है। पहली तो ये थी कि भाई पर्पस पूरा हो गया, दूसरी ये थी पीरियड पूरा हो गया, तीसरी थी उसने आपको रॉन्गफुली गुड्स को यूज करते हुए देखा तो वो टाइम से पहले बेलमेंट टर्मिनेट कर रहा है, चौथी थी कि बेलमेंट जो है वो टर्मिनेट कर सकता है बेलर ग्रेटिटुअस बेलमेंट किसी भी वक्त, लेकिन उसने ये भी कंसीडर करना है कि बेली को जो लॉस हो रहा है अगर वो उसके बेनिफिट जो उसने लिए उससे ज्यादा हो गया तो फिर उसने वो भी कॉम्पनसेट करना है। और पांचवी ये है कि अगर ग्रेटिटुअस बेलमेंट है तो वो दोनों में से किसी एक की भी डेथ हो जाए, बेलर या बेली की, तो वो टर्मिनेट हो जाती है। नॉन ग्रेटिटुअस नहीं होती क्योंकि उसमें फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव आकर उसको पूरा करते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है फाइंडर और लॉस्ट ऑफ गुड्स, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स दर हकीकत क्या होता है, कोई भी गुड्स खो जाए और जिसको मिल जाए वही कहलाता है फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। ठीक है, कि उसके क्या क्या, यही बात इसमें लिखा, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू टेक चार्ज ऑफ द गुड्स व्हेन ही कम्स अक्रॉस, but if he does take the charge of goods, he becomes responsible for the goods like a bailee in a gratuitous bailment. Section 71 clearly provides to this effect that a person who finds goods belonging to another and takes them into his custody is subject to same responsibility as the bill. पहली बात तो लॉ ने कही कि देखें जरूरी नहीं है कि आपको कोई खोई हुई चीज दिख रही है, रास्ते में पड़ी हुई चीज दिख रही है तो आप उसको उठाएं, आप गुजर जाए, आप नहीं ले, आप पे कोई हमने ऑब्लिगेशन नहीं रखी हुई कि आपने हर हालत में उसको टेक केयर करना है। पहली बात तो लॉ ने ये कही। दूसरी बात उन्होंने कहा अगर आप उसको अपनी कस्टडी में ले लेते हैं तो इसका मतलब है आप साथ साथ एक बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले लेते हैं, क्योंकि फिर आप बिल्कुल उस गुड्स के लिए वैसे ही हो जाते हैं जैसे कि एक बेली होता है, कि उसको रीजनेबल केयर भी करेगा, सारी चीजें करेगा, सही, आप बिल्कुल वैसे ही हो जाते हैं। इसी तरह अब फाइंडर आप बन गए, जिसके लिए आपको किसी ने मजबूर नहीं करा, आप अपनी मर्जी से बने, तो जब आप बन गए तो आपकी कुछ ड्यूटीज भी हैं, कुछ राइट्स भी हैं। ड्यूटी क्या है? पहली ड्यूटी तो यही है कि आपने ट्रू ऑनर को ढूंढना है, आपने पूरी कोशिश करनी है, तमाम रीजनेबल एफर्ट्स करनी है कि ट्रू ऑनर को ढूंढना है। और ट्रू ऑनर को ढूंढना जो है वो सच्ची बात है केस टू केस वेरी करेगा, क्योंकि देखिए अगर आपने कोई गुड्स उठाई और आपने ट्रू ऑनर को ढूंढने के लिए कोई मेहनत नहीं करी ना, तो लॉ आपको एक चोर की तरह कंसीडर करेगा कि आप एक थीफ थे। ठीक है, तो ये बिल्कुल जरूरी है कि अगर आप कोई गुड्स उठा के उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं और फाइंडर बन रहे हैं उसके, तो फिर आपको पूरी कोशिश करनी है कि उसका ट्रू ऑनर मिले, क्योंकि अगर वो नहीं मिलता तो आपको लॉ एक थीफ की तरह कंसीडर करेगा कि आप एक थीफ थे, क्योंकि आप अगर आप कोशिश नहीं करते, मिलना ना मिलना तो एक अलग बात है, अगर आप कोशिश ही नहीं करते उसको ढूंढने की तो वो एक थीफ है। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक मोबाइल बाहर से मिला, मैं मोबाइल घर पे लाया और मैंने रख दिया और इस्तेमाल उसको रखा वो कि जब आएगा तो आएगा बंदा, तो ये क्या कर रहा हूँ? ये बेसिकली मैं कोई कोशिश नहीं कर रहा, मुझे चाहिए, मैं बाहर देखता, लोगों से पूछता, मैं न्यूज़पेपर में ऐड दे देता या कहीं भी दे देता, जैसे कि आजकल फेसबुक पे भी लिखे हुए होते हैं ऐड, इस तरह की कोई ना कोई कोशिश कर रहा होता। तो अगर आप कोई कोशिश नहीं करेंगे तो दर हकीकत आपको लॉ एक थीफ की नजर से दिखेगा। तो पहली ड्यूटी तो यही है कि आपने तमाम रीजनेबल मेजर्स लेने के आपको असली मालिक मिल जाए। दूसरी क्या है? ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स एज अ बेली। फाइंडर ऑफ गुड्स है, a finder must take as much care of the goods as a man of ordinary prudence would under similar circumstances take of his own goods of the same description. If in spite of reasonable care the goods are destroyed or lost, he is not liable for any loss. पहली आप, दूसरी क्या है कि आपने एक बेली की तरह रीजनेबल केयर करनी है गुड्स की, तमाम देखभाल करनी है, ठीक है, हर तरह से बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपनी गुड्स की करते हैं। अगर ये आपकी मलकियत होती तो आपने बिल्कुल वैसे ही उसका ध्यान रखना है। अगर सारी चीजें करने के बावजूद भी गुड्स लॉस्ट हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं, तो फिर इसका मतलब है कि आप लायबल नहीं होंगे, लेकिन ड्यूटी आपकी यही है कि आपने बिल्कुल वैसे ही उसकी हिफाजत करनी है जैसे कि आप अपनी गुड्स की करते हैं। तो ये तो हो गई जी ड्यूटीज। अब फाइंडर ऑफ गुड्स के कुछ राइट भी हैं। पहला राइट तो यही है कि भाई अपने पास पोजीशन रिटेन रखें जब तक के ट्रू ऑनर ना मिल जाए, ट्रू ऑनर के अलावा आप किसी को भी गुड्स का पोजीशन नहीं देंगे। पहला राइट तो यही हो गया, ठीक है। पहला राइट क्या हो गया?
कि आपने ट्रू ऑनर के अलावा किसी को भी गुड्स का पोजीशन नहीं देना, आप अपने पास ही रखेंगे जब तक कि उसका असली मालिक नहीं मिल जाता। दूसरा राइट, राइट ऑफ लीन ओवर द गुड्स एक्सपेंसेस। जब आपको ट्रू ऑनर मिले तो गुड्स पे जितने भी आपके एक्सपेंसेस हुए वो आप उससे क्लेम करेंगे लीन अप्लाई करके, मतलब गुड्स को होल्ड करके। A finder has a right to retain the goods against the true owner until he receives reasonable compensation for trouble and expense incurred by him to preserve the goods and to find out the true owner. But he has no right to file a suit against the owner to recover expenses incurred by him because there is no contract between him and the true owner. He incurred expenses voluntarily and not at the request of the owner. ठीक है, काम की बात क्या है? पहला राइट तो था कि ट्रू ऑनर को जब तक नहीं मिलता आप पोजीशन को रिटेन रखेंगे और ट्रू ऑनर के अलावा आप किसी को भी नहीं दे सकते। दूसरा है कि ट्रू ऑनर मिल गया, अब आप गुड्स को लीन अप्लाई करके अपने पास होल्ड कर सकते हैं ताकि वो आपके जो भी एक्सपेंसेस उस गुड्स पे इनकर हुए वो तमाम के तमाम आपको वापस दे। लेकिन याद रखिएगा कि आप सिर्फ लीन अप्लाई कर सकते हैं अपने पैसे निकलवाने के लिए, आप उस पर सूट फाइल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, ना उसने आपको कहा था कि मेरी गुड्स पे एक्सपेंस करो, ना उसने कहा था जब रोड पे पड़े हुए दिखे तो उठा लेना। या आपने अपनी मर्जी से उठाई थी, आपने अपनी मर्जी से रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। ठीक है, तो आप गुड्स तो अपने उसके अपने पास होल्ड कर सकते हैं कि पैसे दो और चीज ले जाओ, लेकिन आप उस पर सूट फाइल नहीं कर सकते क्योंकि आपने काम वॉलंटरीली किया था। राइट टू सू फॉर रिवॉर्ड, अब किस चीज के लिए सूट फाइल कर सकते हैं वो देख लें। द फाइंडर कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट द ट्रू ऑनर टू रिकवर एनी रिवॉर्ड which was offered by the true owner for the return of goods lost provided he came to know of the offer before actually finding out the goods. He may also retain the goods until he receives the reward. देखिए जी, राइट टू सू फॉर रिवॉर्ड, अगर उन गुड्स को ढूंढने के ऊपर कोई रिवॉर्ड था, अगर उन गुड्स को ढूंढने के ऊपर कोई रिवॉर्ड था तो वो रिवॉर्ड के लिए वो सूट फाइल कर सकता है। लेकिन किस वक्त? उस वक्त जब वो रिवॉर्ड उसकी नॉलेज में आ गया हो गुड्स को ढूंढने से पहले पहले। क्योंकि आपको याद होगा जब हमने चैप्टर 2 पढ़ लेते हमने कहा था ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, तो वहां पे मैंने वहां पे यही एग्जांपल दी थी कि देखें अगर एक शख्स का बच्चा गुम हो जाता है और वो अपने एक नौकर ढूंढने जाता है और वो फिर घर के अंदर ऐलान कर रहा है कि अगर किसी को मिला तो मैं उसको इनाम दूंगा, लेकिन बच्चा दूसरे नौकर को उस बात से पहले मिल चुका था, तो फिर वो कभी भी उस पर रिवॉर्ड क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं हुई। तो यहाँ पे भी यही है कि राइट टू सू फॉर रिवॉर्ड उसी वक्त अप्लाई होगा जब फाइंडर ऑफ गुड्स को गुड्स मिलने से पहले रिवॉर्ड का पता हो। अगर गुड्स मिलने के बाद रिवॉर्ड का पता चलेगा वो कभी भी क्लेम नहीं कर सकता, उसको अगर गुड्स मिलने से पहले रिवॉर्ड का पता हो तो ही वो क्लेम कर सकता है। ठीक है, राइट ऑफ सेल, अब इसके बाद राइट ऑफ सेल भी आ जाता है। देखिए एक तो पहली बात ये होती है कि ट्रू ऑनर के अलावा कोई भी चीज सेल आउट नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसके बाद राइट ऑफ सेल किन सूरतों में आ जाता है कि कब ये गुड्स बेच सकता है। If the true owner cannot be found with reasonable diligence or if he refuses upon demand to pay the lawful charges of the finder may sell the goods in the following cases. कहते हैं कि अगर ट्रू ऑनर बहुत ढूंढने के बाद भी नहीं मिला या मिल गया लेकिन उसने कहा भाई मैं कोई भी एक्सपेंस आपको पे नहीं करूंगा, ऐसी सूरत हाल है तो फिर आप सूट वगैरह फाइल गुड्स को सेल आउट कर सकते हैं इन केसेस के अंदर। पहला, when the thing is in danger of perishing or losing the greater part of its value, जबकि वो गुड्स इस तरह की हो कि वो पेरिशेबल नेचर की हो, खराब होने वाली हो, जल्द से जल्द, बहुत कम उनकी लाइफ शेल्फ लाइफ हो। दूसरा, वो अगर खराब ना हो तो वो अपना बहुत बड़ा एक ग्रेटर वैल्यू खो दे पार्ट की। सर सेल करने का ट्रू ऑनर मिलता है तो क्या होगा, देखते हैं अभी क्या होगा। ठीक है, पहला, when the things is in danger of perishing or losing the greater part of its value, या तो गुड्स पेरिशेबल नेचर की हो, शेल्फ लाइफ बहुत कम हो और उसके बाद वो जो है वो खराब होने का खतरा हो या वो वैल्यू अपनी खोने का खतरा हो तो भी वो सेल आउट कर सकता है। दूसरा, when the lawful charges of the finder in respect of the thing found amount to 2/3 of its value, जो भी ठीक है, जो भी चार्जेस
फाइंडर ऑफ गुड्स के अपनी जेब से लगे, अगर वो उस गुड्स की वैल्यू का 2/3 मतलब 66% कवर कर ले तो भी वो गुड्स को सेल आउट कर सकता है। ठीक है, पहली कंडीशन थी कि पैरिशेबल नेचर की, दूसरी क्या है कि अगर उसकी जेब से जो चार्जेस लगे वो 2/3 ऑफ गुड्स वैल्यू, कि उस वैल्यू के 2/3 हो तो भी वो उनको सेल आउट कर सकता है। बाकी आगे लिखा हुआ है द ट्रू ओनर हाउएवर इज एंटाइटल्ड टू गेट द बैलेंस ऑफ सेल प्रोसीड्स इफ देयर इज अ सरप्लस लेफ्ट आफ्टर मीटिंग द लॉफुल चार्जेस ऑफ द फाइंडर। हाँ, अगर आपने गुड सेल करी, अपने चार्जेस पूरे कर लिए, ठीक है, उसके बावजूद अगर कुछ पैसे बच रहे हैं तो फिर वो आप ट्रू ओनर को दे दें। यही होगा अगर गुड सेल करने के बाद। देखिए, दो सूरतों में सेल कर सकते हैं ना, अगर पेरिशेबल नेचर की गुड्स थी, आपने ऑनर को बहुत ढूंढा, वो नहीं मिला था, पेरिशेबल नेचर की थी, आपने सेल कर दी, ऑनर मिल आ गया आपके पास, फिर तो आप उसको वो पैसे दे दें। दूसरा, आपके जो लॉफुल चार्जेस उस पर अप्लाई हो रहे हैं वो उस गुड्स के अमाउंट के 2/3 हो चुके हैं, तो जब 2/3 हो चुके हैं तो आपने गुड्स सेल आउट कर दी, आपने अपने 2/3 चार्ज, आपने जो चार्जेस इनकर करे थे वो आपने ले लिए, उसके बाद जो बैलेंस बच रहा है वो ऑनर को दे दें। क्लियर है यहां तक? तो नेक्स्ट हम टॉपिक पे चलते हैं, प्लेज और पॉन। ठीक है, प्लेज और पॉन, अगर किसी को कुछ पूछना है तो पीछे से पूछ लें, वरना फिर आगे बढ़ते हैं। चलें, प्लेज कह लें या पॉन कह लें, द बेलमेंट ऑफ, ये भी बेलमेंट की एक स्पेशल काइंड होती है, ठीक है, लेकिन इसकी कुछ अलग स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसको इसलिए हम थोड़ा अलग से पढ़ रहे होते हैं, लेकिन होती ये भी दर हकीकत एक बेलमेंट ही है। ठीक है, द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर अ पेमेंट ऑफ डेट ऑफ और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस इज कॉल्ड प्लेज। प्लेज के मायने आपको उर्दू में पता होंगे, गिरवी रखना या रहन रखना किसी के पास कोई भी चीज। तो बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ अ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस इज कॉल्ड प्लेज। कि अगर आप किसी के पास कोई चीज बेल्ड करा रहे हैं एज अ सिक्योरिटी, पेमेंट की सिक्योरिटी के लिए या परफॉर्मेंस की सिक्योरिटी के लिए, तो हम उसको कहते हैं कि यह आपने प्लेज करा दी। ठीक है, ये आपने प्लेज की ये चीज। जैसे कि नॉर्मली होता है ना, आप किसी को गोल्ड रखवाते हैं और उससे पैसे उधार ले लेते हैं, वो बेसिकली आप प्लेज कर रहे होते हैं। नहीं, ये मॉर्गेज नहीं होता, मॉर्गेज इमूवेबल प्रॉपर्टी का होता है, प्लेज हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी का होता है। ठीक है, तो ये फर्क है दोनों में। The bailor in this case is called the pawner and the bailee in this case is called the pawnee। अब इस केस में क्या होगा भाई, कि जो बेलर है आपका वो पॉनर बन जाएगा या प्लेजर बन जाएगा, या बेली जो है वो आपका पॉनर पॉनी या प्लेजी बन जाएगा। ठीक है, नाम दोनों के चेंज हो जाएंगे, बेलर पॉनर हो जाएगा और बेली जो है वो पॉनी हो जाएगा। मजीद आगे पढ़े, हाईलाइटेड है। Thus, a pledge is only a special kind of bailment. Here, goods are deposited with the lender or promised as a security for the repayment of a loan or promise. सिंपल सी बात यही लिखी हुई है कि भाई इसमें एज अ सिक्योरिटी आप अपनी गुड्स रखवाते हैं पेमेंट वगैरह के पे बैक के लिए, या आप परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा कि प्लेज हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी का होगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी में हम कभी भी प्लेज नहीं करते, उसको हम मॉर्गेज कहते हैं। ठीक है, फिर ये डिस्टिंक्शन है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। एज टू पर्पस, बेलमेंट और प्लेज में डिफरेंस क्या क्या है, जिसकी वजह से हम प्लेज को अलग से थोड़ा पढ़ रहे होते हैं। पहला, एज टू पर्पस, pledge is the bailment of goods for a specific purpose to provide a security for a loan or the fulfillment of an obligation। प्लेज का पर्पस हमेशा एक स्पेसिफिक पर्पस होगा कि आप लोन की रीपेमेंट के लिए सिक्योरिटी रखवा रहे होंगे या प्रॉमिस के लिए, लेकिन पर्पस हमेशा स्पेसिफिक है कि आप गुड्स को एज अ सिक्योरिटी रखवा रहे हैं। लेकिन बेलमेंट में ऐसा कोई पर्पस आपका फिक्स नहीं है। जैसे कि वहां बाज़ औक़ात आप जो है वो कार अपनी देकर आ रहे हैं बनने के लिए, तो वो भी पर्पस अलग है, सिक्योरिटी तो नहीं है। तो बेलमेंट में ऐसा कोई पर्पस फिक्स नहीं है। As a right, as to right of sale, in case of pledge, the pledgee has a right to sale
of the goods pledged on default after giving notice to the pledger, but there is no such right of sale to the bailee in case of bailment. ठीक है जी, कह रहे हैं कि राइट टू सेल भी, राइट ऑफ सेल भी होता है प्लेजी के पास. क्यों? क्योंकि उसको गुड्स प्लेज कराई गई थी. अगर आप पेमेंट वगैरह नहीं करते या परफॉर्मेंस नहीं करते, डिफॉल्ट करते हैं, तो वो आपको नोटिस देके भी आपकी गुड्स सेल आउट कर सकता है. लेकिन बेलमेंट की सूरत में ऐसा नहीं है. आपकी गुड्स कभी भी सेल आउट नहीं हो सकती है, रिटेन हो सकती है लीन अप्लाई करके, लेकिन सेल आउट नहीं हो सकती. As to right of using the goods. In case of pledge, the pledgee has no right of using the goods pledge, while no such restriction exists for a bailee in case of bailment if the nature of transaction so requires. देखें जी, प्लेजी में, प्लेज के केस में क्या है कि आप कभी भी गुड्स को यूज कर ही नहीं सकते. फुल एंड फाइनल है, रिस्ट्रिक्टेड है, कभी भी गुड्स को आप यूज नहीं कर सकते. लेकिन बेलमेंट में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. अगर ट्रांजैक्शन कहती है तो आप यूज ना करें, ट्रांजैक्शन नहीं कहती तो आप यूज भी कर सकते हैं. ठीक है, तो ये तीन मेजर डिफरेंस हैं जो इन दोनों में पाए जाते हैं. राइट्स पे आ जाते हैं पॉनी के. अब इसमें भी यही होगा, जो पॉनी के राइट्स होंगे वो पॉनर की ड्यूटीज होंगी. ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही होगा. राइट ऑफ रिटेनर. The pawnee has the right to retain the goods pledge until his dues are paid. He has the right to retain the goods pledge not only for the payment of the debt or performance of the promise, but for the interest due on the debt and all necessary expenses incurred by him of the position for the preservation of the goods pledge. Thus, this right may be termed as the pawnee right of particularly. ठीक है, पहली राइट टू रिटेन ऑफ द गुड्स है. इसके पास ये राइट है कि ये गुड्स को रिटेन रखा रहे जब तक कि इसकी पूरी पेमेंट ना हो जाए, ना सिर्फ प्रिंसिपल बल्कि इंटरेस्ट भी. अगर आपने किसी को सिक्योरिटी रखवा के उससे पैसे लिए थे तो उसने सवाब के लिए तो नहीं दिए होंगे ना, वो इंटरेस्ट भी हो सकता है उसने लिया आप पे. ठीक है, उसने हो सकता है आपसे इंटरेस्ट भी लिया हो या उस पर कुछ उसके नेसेसरी एक्सपेंसेस भी हो, जो भी कुछ है सबके अगेंस्ट में वो अप्लाई करेगा. और आप इसको एक तरह से पर्टिकुलर लीन भी कह सकते हैं पॉनी का. ठीक है, तो ये पॉनी का या प्लेजी का एक पर्टिकुलर लीन भी है कि तमाम ड्यूज जब तक क्लियर नहीं हो वो आपकी गुड्स को अपने पास रिटेन रख सकता है. सर पॉइंट 3 में बेलमेंट में भी तो कैसे किसी की चीज यूज नहीं कर सकते, तो ये सेम नहीं हुई? नहीं, क्यों? देखें, पॉइंट 3 में बेलमेंट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. बेलमेंट की ट्रांजैक्शन रिक्वायरमेंट है. बेलमेंट की ट्रांजैक्शन, तुम अगर कार रेंट पे लेकर आते हो तुम यूज नहीं कर रहे होते, कर रहे होते हो ना. लेकिन प्लेज के केस में आप यूज नहीं कर सकते सिक्योरिटी को. आप सिक्योरिटी को सिक्योरिटी के पर्पस पे रखेंगे, कभी भी यूज नहीं कर सकते. ठीक है, वहां ट्रांजैक्शन रिक्वायरमेंट है. ट्रांजैक्शन अगर ऐसी है कर सकते हैं तो कर सकते हैं. रिस्ट्रिक्शन नहीं है. रिस्ट्रिक्शन है कि जब भी आप सिक्योरिटी में आएंगे आप कभी भी गुड्स को यूज नहीं कर सकते. ठीक है जी, पर्टिकुलर लीन हो गया. नेक्स्ट आ जाए, राइट ऑफ रिटेनर फॉर सब्सिक्वेंट एडवांसेस. ठीक है, when the pawnee lends money to the same debtor after the debt of pledge without any further security. सिचुएशन देखें हो क्या रहा है कि आपने एक डेटर का सिक्योरिटी रख के उसको पैसे उधार दिए. ठीक है, अब उसको मजीद उधार की जरूरत पड़ी तो आपने क्या करा, मजीद उससे कोई सिक्योरिटी नहीं ली और उसको उधार दे दिया. It shall be presumed that the right of retainer over the pledge would extend even to subsequent advances. This presumption can be rebutted only by a contract to the contrary. It will be noticed that although a pawnee has a particular lien only, but this section allows him to track his subsequent advances to the original debt in the absence of any agreement to the contrary. कह रहे हैं कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी नहीं है, हुआ क्या कि पॉनी ने पॉनर को, डेटर को कुछ पैसे उधार दिए और उससे एक सिक्योरिटी रखी. उसके कुछ दिन बाद उसको मजीद उधार की जरूरत पड़ी तो उसने मजीद कोई सिक्योरिटी नहीं ली और उसको उधार दे दी. अब ये सेक्शन अलाउ कर रहा है कि भाई अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी नहीं है इस मामले में कि वो सिक्योरिटी सिर्फ उसी के लिए थी, आप मजीद के लिए नहीं रख सकते, अगर ऐसी कोई बात कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी नहीं है आपके बीच में,
तो आपने जो बाद में पैसे दिए उसके लिए भी आप उस सिक्योरिटी को होल्ड कर सकते हैं जो उसने पहले डेट के लिए लिए थे। यही बात है सब्सिक्वेंट एडवांसेस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, एक तरह से ये सेक्शन उसको जर्नल लीन ही अप्लाई करवा रहा है। आप देखें यही बात इसमें लिखी हुई भी है, मैं आपको दिखा देता हूं। This presumption can be rebutted only by a contract to the contrary. It will be noticed that although a pawnee has a particular need only, but this section allows him to track his subsequent advantage to the original debt in the absence of any contract to the contrary. ठीक है, कह रहे कि वैसे तो उसका पर्टिकुलर लेने, लेकिन ये सेक्शन उसको अलाउ कर रहा है कि अगर कोई सब्सिक्वेंट एडवांस भी उसने दिया हुआ है तो वो उसके लिए भी वही वाली सिक्योरिटी को होल्ड कर सकता है। अगला, राइट टू extraordinary expenses. The pawnee also has the right to recover from the pawner extraordinary expenses incurred by him for the preservation of the goods pledged, but he cannot retain the goods if such expenses are not paid. He has only a right to sue the pawner for recovery of such orders. Same है जो हम पहले पढ़कर आ रहे थे बेलर के केस में, कि देखें जी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस हुआ है तो उसके लिए भी पॉनी का ये राइट है कि वो पॉनर से रिकवर करे, लेकिन उसके लिए वो सूट फाइल कर सकता है, गुड्स को कभी भी होल्ड नहीं कर सकता। ठीक है, अगर उसने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस करा है, वो जो गुड्स उसने सिक्योरिटी के तौर पे ली थी उसकी प्रिजर्वेशन के लिए, तो सीधी सी बात है वो उसके लिए सूट तो फाइल कर सकता है लेकिन कभी भी गुड्स को होल्ड नहीं कर सकता। राइट टू सू द पॉनर और सेल द गुड्स ऑन डिफॉल्ट ऑफ द पॉनर। पॉनर पे राइट सू करने का या गुड्स को सेल करने का अगर पॉनर डिफॉल्ट करता है तो। वेयर अ पॉनर मेक्स डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ द पॉनर, आपको समझ गए ना, वही है जिसने पैसे वगैरह लिए हुए, क्योंकि पॉनी ने तो आपके पास क्या करा हुआ है, गुड्स को प्लेज किया हुआ है। Where a pawner makes default in payment of the debt or performance of the promise, the pawnee may exercise either of the following rights. देखिए जी, अगर पॉनर जो है वो डिफॉल्ट कर देता है गुड्स में, डिफॉल्ट कर देता है पेमेंट में या परफॉर्मेंस नहीं कर पाता प्रॉमिस की, तो पॉनी के पास अब जो राइट है उनमें से कोई भी एक वो कर सकता है एक्सरसाइज। पहला, he may bring a suit against the pawner for the recovery of the amount due to him and retain the goods pledged as a collateral security. वो पॉनर के ऊपर सूट फाइल करे और उसकी गुड्स को होल्ड करा रहे एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है, उसके ऊपर सूट फाइल करे रिकवरी के लिए या उसकी गुड्स को होल्ड करे एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे, या he may himself sell the things pledged after giving to the pawner a reasonable notice of his intention. या वो पॉनर को एक रीजनेबल नोटिस दे कि भाई अगर तुमने पेमेंट नहीं करी तो मैं तुम्हारी गुड्स को सेल आउट कर दूंगा, और फिर वो गुड्स को सेल आउट कर दे। ठीक है, अब पहला वाला पॉइंट जो इसमें लिखा है कि वो सूट फाइल करे और एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी रखे, ये तो सही है, लेकिन अगर आप दूसरे पॉइंट पे जाते हैं कि आप उसको एक रीजनेबल नोटिस दें और गुड्स को सेल आउट करें, तो उसके लिए मजीद आपने कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, जहन में रखना है। कौन कौन से देखते हैं, क्वेश्चन आया है। कोलेटरल सिक्योरिटी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सूट के साथ वो अटैच हुई हुई है ना, कोलेटरल के मायने होते हैं अटैच्ड, तो जो अटैच सिक्योरिटी है इस सूट से, वो इसलिए कोलेटरल का वर्ड यूज हुआ है ये वही सिक्योरिटी। अब देखें, अगर आप दूसरे पॉइंट पे आते हैं तो आपने इन बातों का मजीद ध्यान रखना है। इन कनेक्शन विद द अल्टरनेटिव राइट ऑफ सेल द फॉलोइंग पॉइंट मस्ट बी नोटेड। पहले वाले पे अगर आप चले आते कि सूट फाइल करके कोलेटरल सिक्योरिटी रख लें वो तो खैर है, लेकिन अगर आप राइट ऑफ सेल पे आते हैं तो फिर आपने इन बातों का ध्यान रखना है। पहली, द रिक्वायरमेंट ऑफ अ रीजनेबल नोटिस इज स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन एंड कैन नॉट बी वेव्ड बाय एग्रीमेंट। अ सेल विदाउट नोटिस इज वाइड नॉट स्टैंडिंग विद एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी। कह रहे हैं कि रीजनेबल नोटिस जो आपने उसको देना है कि अगर आपने मेरी गुड्स नहीं दी तो मैं, आपने मेरी पेमेंट नहीं की तो मैं आपकी सिक्योरिटी सेल कर दूंगा, ये नोटिस देना एक स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है जिसको आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हटा नहीं सकते। फॉर एग्जांपल, आप जब गुड्स प्लेज करी थी तो वहां पे ये नहीं लिख सकते थे कि देखें जी अगर आपने पेमेंट नहीं करी तो मैं आपकी गुड्स, आपकी सिक्योरिटी बिना नोटिस के सेल आउट कर दूंगा, यह आप नहीं लिख सकते थे। लॉ ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि ये राइट कभी भी वेव नहीं हो सकता, नोटिस का क्लॉज हमेशा आपने नोटिस देना है।
ठीक है, ये स्टेचुटरी ऑब्लिगेशन है, ये कभी भी हट नहीं सकती। आपने राइट ऑफ सेल पे जाना है तो आपने पहले उसे एक रीजनेबल नोटिस देना। दूसरा, the pawnee cannot sell the goods to himself, and if he does so, then such a sale is void as against the pawner, and the pawner can recover the goods on paying the amounts due. पॉनी कभी भी अपने आप को गुड्स सेल नहीं कर सकता कि वो बोले चलो यार मैंने सेल तो करनी है ना, गुड्स भी काम किए, मैं आगे सेल नहीं कर रहा, अपने पास ही रखा रहूंगा। नहीं, वो कभी भी उसको हम सेल कंसीडर नहीं करेंगे अगर वो अपने पास ही रखे रहे, क्योंकि अगर वो अपने पास रखे रहेंगे तो पॉनर के पास ये राइट होगा कि पॉनर कभी भी पैसे देके वो गुड्स अपनी लेके जा सकता है। ठीक है, तो कभी भी वो अपने आप को सेल आउट नहीं कर सकते, जरूरी है वो किसी दूसरे को सेल करे। तीसरा, if the proceeds of such sale are insufficient to meet the full claim of the pawnee, he may recover the balance from the pawner, but if there is surplus he must pay it over the pawner. कह रहे हैं कि जो भी आपने सेल करा उससे जो पैसे आए अगर वो कम थे आपके अमाउंट से, तो बाकिया अमाउंट जो बैलेंस आपका रह गया वो आप रिकवर करें पॉनर से। लेकिन अगर वो ज्यादा थे, फॉर एग्जाम्पल आपको लेने 10,000 थे, गुड्स 12,000 की भी गई, तो बाकी के 2,000 आप रिटर्न कर दें पॉनर को। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हुआ कि लेने 10,000 थे, गुड्स बिकी 8,000 की, तो बाकी के 2,000 फिर आप पॉनर से रिकवर करें। फिर है आपके पास ड्यूटीज ऑफ पॉनी। वो राइट से पॉनी के, ये पॉनी की कुछ ड्यूटीज है। Pledge being a special kind of bailment, the duties of pawnee are just like a bailee. Thus, a pawnee duties may be enumerated as follows. कह रहे हैं कि क्योंकि ये भी एक स्पेशल काइंड ऑफ बेलमेंट है, इस वजह से पॉनी की ड्यूटीज वही होती हैं जो कि आपके एक बेली की होती हैं। बेली की क्या क्या होती है भाई? रीजनेबल केयर करना, इसकी भी रीजनेबल केयर करना है। बेली की क्या? अनऑथोराइज यूज नहीं करना, इसकी भी अनऑथोराइज यूज नहीं करना है। बेली की क्या? गुड्स को मिक्स नहीं करना, इसकी भी मिक्स नहीं करना। ठीक है, बेली की क्या है? नॉट टू डू एनी एक्ट इन वायलेशन ऑफ द टर्म्स, कि कोई भी आपने ऐसा काम नहीं करना जो कॉन्ट्रैक्ट से इनकंसिस्टेंट हो, इसकी भी यही ड्यूटी। Not to do any act in violation of the terms of the contract of the pledge and of the provisions of contract. For example, he should not sell the goods pledged without a reasonable notice to the pawners. कि जो भी आपकी टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है कभी भी आपने उससे तजावज नहीं करना, उससे नहीं हटना। पांचवी ड्यूटी क्या थी? गुड्स को बेली की भी यही होती है कि रिटर्न कर दें, इसकी भी यही है कि जब प्लेज का पर्पस पूरा हो जाए, आपको ड्यूज वगैरह क्लियर हो जाए, आप गुड्स रिटर्न कर दें। उसकी भी यही है अगर गुड्स में कुछ इंक्रीज आ जाता है तो वो इंक्रीज भी आप रिटर्न करें। इनकी भी यही है कि कुछ इंक्रीज आ रहा है तो गुड्स में इंक्रीज आ रहा है तो वो भी आप उसके साथ रिटर्न करें। सवाल है? सर एग्रीमेंट तो खत्म हो गया है ना, पॉनर पेमेंट नहीं कर सका, पॉनी ने गुड रख ली। नहीं, वो गुड रख नहीं रहा भाई, रख ही नहीं सकता वो। या तो उसको रख तो सकता ही नहीं ना, रखने का मतलब तो ये कि वो अपने आप को सेल कर रहा है। एक तो ये कि वो रिटेन रखा हुआ है कि भाई पैसे दो पैसे दो पैसे दो, लेकिन अगर वो रिटेन नहीं कर रहा तो उसका फिर एक और राइट है कि भाई क्या करे, सेल आउट कर दे या सूट फाइल कर दे। अगर वो सूट फाइल कर रहा है तो अपने ऊपर कोलैटरल रखेगा उसी भी कॉन्ट्रैक्ट में। ये जो आप रखने की बात कर रहे हैं इसका तो मतलब है कि वो अपने आप को सेल कर रहा है। अपने आप को सेल तो वो कर ही ना, क्योंकि अगर आप गुड्स अपने पास रखे रहेंगे तो पॉनर के भाई ये राइट है कि वो कभी भी आके आपको पैसे देके अपनी गुड्स लेके चला जाएगा। ठीक है, इसलिए अगर आपको सेल का राइट एक्सरसाइज करना है तो आप उसको किसी दूसरे को ही सेल करेंगे। तो जनाब ये तो हो गई ड्यूटीज ऑफ पॉनी पूरी की पूरी। अच्छा, हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा रह गया हमारा चैप्टर। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में इसको एंड हो जाएगा ये। ठीक है जी, किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछ लें। सर अगर फाइंडर ऑफ गुड्स का एक्सपेंस से कम में गुड्स सेल हुई तो वो बाकी रियल ऑनर से रिकवर कर सकता है? नहीं, नहीं कर सकता, क्योंकि रियल ऑनर ने उसको कहा नहीं था कि आप मेरी गुड्स पे एक्सपेंस करो। आपने वॉलंटरीली किया, आप दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। प्लेज में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वहां पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा। एक गुड्स थी रास्ते में पड़ी हुई थी, आप नहीं उठाते, आपने खुद उठा ली। ठीक है, तो वहां कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट है आपके बीच में।
जी पूछे फवाद साहब, क्या पूछ रहे हैं? जी, वो कौसाय कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा, फाइंडर ऑफ गुड्स वाला ना। लेकिन कौसाय कॉन्ट्रैक्ट आपने पढ़ा था ना कि वो लीगल ऑब्लिगेशन होती है। दर हकीकत एक कॉन्ट्रैक्ट अपनी मर्जी से नहीं बन रहा होता, एक लीगल ऑब्लिगेशन होती है जो कोर्ट आप पे इम्पोज कर रहा होता है। तो वो कंस्ट्रक्टिव है ना कि आपने उसको देनी है ट्रू ऑनर के आने पे गुड्स, ये आप पे लीगलिटी आ रही है। इसी तरह उसके ऊपर भी आ रही है ट्रू ऑनर के ऊपर के जो भी आपके एक्सपेंस हुए हैं वो इंकर करे, वो आपको पे बैक करे। लेकिन अगर नहीं हो रहा तो फिर आप सेल कर दें, अगर 2/3 हो चुका है या वो देने से मना कर रहा है आपको, जो भी चीज है। ठीक है जी, यहीं तक रखते हैं हम। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट में ये चैप्टर एंड भी हो जाएगा और हमारा लास्ट चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी वो स्टार्ट भी हो जाएगा, और वो भी काफी बड़ा चैप्टर है। तो हमारा सबसे बड़ा पार्ट जो है पूरे कोर्स का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वो पूरा हो जाएगा। इसके बाद जितने भी पार्ट्स हैं वो ज्यादा बड़े नहीं है, छोटे छोटे हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम खत्म कर लेंगे। अगली 2-3 क्लासों में एजेंसी का चैप्टर हमारा चलेगा, क्योंकि वो काफी बड़ा चैप्टर है। ये आखिर के 2 चैप्टर जो थे ये काफी बड़े थे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।